हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CWC केमिस्ट्री विद कंसेप्ट। आज के इस सेशन में हम मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसमें हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में पढ़ा था। जो रिएक्शन इंटरमीडिएट हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है फ्री रेडिकल्स। हमने बच्चों देखा था कि होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज बंद विदलन जब हुआ था, समांश और विषमांश बंद विखंडन जब हुआ था, तो उसके रिजल्ट में हमें कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन और फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन हुआ था। जब भी कोई रिएक्शन होता है और रिएक्शन में किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, हमें पता है बच्चों रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट होकर एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। जितना आसान हमें रिएक्शन देखने में लगता है बच्चों, उतना आसान जो है वो होता नहीं है। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो पहले एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है जो हमने होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक फिजन में कर लिया था और मैंने आपको बता भी दिया है। कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन और फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं जो बहुत थोड़े टाइम के लिए 10⁻⁻⁶ सेकेंड्स के लिए स्टेबल होते हैं। जैसे ही बनते हैं ये उसी समय प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जितने इंपॉर्टेंट कार्बोकैटायंस, कार्बो एनायंस और हमारे फ्री रेडिकल्स हैं उतने इंपॉर्टेंट जो है बाकी इंटरमीडिएट्स नहीं हैं। बच्चों ये फ्री रेडिकल होते क्या हैं और कैसे बनते हैं वो देखिए। हम लोग हेट्रोलिटिक और होमोलिटिक फिजन में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। मान लीजिए एक स्पीशीज है हमारे पास में CH3 और इससे एक बॉन्ड के द्वारा कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये एक एटम जुड़ा हुआ X। ये X जो है हमारा वो कार्बन से अटैच्ड है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं खोलकर। अगर X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बच्चों, उस समय जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस बॉन्ड वाले, वो एक इलेक्ट्रॉन ये X लेके जाएगा जब बॉन्ड का क्लीवेज होगा, बॉन्ड टूटेगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है इस बॉन्ड का ये कार्बन लेके जाएगा। तो उसके रिजल्ट में हमें क्या फॉर्म होगा, एक हमारा इस तरह का रेडिकल फॉर्म हो जाएगा, एक डॉट लगा देंगे इसके ऊपर, और दूसरा हमारा जो है हमने X लिया था जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो कार्बन से बिल्कुल सेम थी या फिर बहुत कम डिफरेंस था जिसके अंदर। इस तरह के हमें दो रेडिकल का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा। इसको हम बोलते हैं मैथिल रेडिकल। मैथिल फ्री रेडिकल जो है इसका पूरा नाम हो जाएगा। जो बच्चों ये बॉन्ड का ब्रेकेज हुआ है क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से अटैच एटम को बराबर मिला है जिनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं था, तो इस तरह के बॉन्ड का जो ब्रेकेज होगा उसको हम बोलते हैं होमोलिसिस। होमो मीन्स सेम, दोनों एटम्स जो जुड़े हुए थे बॉन्ड के दोनों तरफ वो सेम थे, इसीलिए इस तरह के बॉन्ड के ब्रेकेज को हम होमोलिसिस कहते हैं। ये मैथिल फ्री रेडिकल हो गया। और दूसरा जो हमारा रेडिकल था ये भी एक फ्री रेडिकल है। जो हमने X यहाँ लिया है वो हाइड्रोजन हो सकता है। मैक्सिमम केसेस में हमें हाइड्रोजन जो है X की जगह मिलता है क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो कार्बन के सिमिलर होती है। अगर X की जगह H है तो हम इसको कहेंगे हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। तो हमने देखा कि नाम जो है फ्री रेडिकल का हम देते हैं तो उसमें हमें कुछ नहीं करना होता है, जो भी स्पीशीज है उसके आगे हम फ्री रेडिकल वर्ड ऐड कर देते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं कि किस तरह से हम नाम देंगे फ्री रेडिकल्स का। जैसे बच्चों हमारा ये है CH3 है, ऊपर एक डॉट लगा हुआ है। फ्री रेडिकल जब होता है तो ऊपर डॉट लगा हुआ होता है हमारे पास में। अब ये मैथिल ग्रुप है तो इसका नाम हो जाएगा मैथिल फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल को बच्चों मुक्त मूलक बोलते हैं। मैं बार बार मुक्त मूलक वर्ड यूज नहीं करूंगी। अगर ये C2H5 और ऊपर एक डॉट होता तो इसका नाम हमारा हो जाता एथिल फ्री रेडिकल या इथाइल फ्री रेडिकल। 2 कार्बन वाले को हम एथिल फ्री रेडिकल बोलेंगे, 3 कार्बन वाले को हम प्रोपिल फ्री रेडिकल बोलेंगे। तो हमने देखा बच्चों फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कब होता है, जब कार्बन से अटैच, कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच एक एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के बराबर है वो रूट कर चला जाता है या टूट कर चला जाता है, उस समय हमारा इस तरह के फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ बच्चों 3 कार्बन है तो हम इसको बोलते हैं प्रोपिल फ्री रेडिकल। और इसी चीज को अगर मैं इस तरह से लिख देती हूँ, जो फ्री रेडिकल वाला डॉट का निशान है वो बीच में लिख देती हूँ मैं, तो ये हमारा हो जाएगा आइसोप्रोपिल फ्री रेडिकल। उम्मीद कर रही हूँ बच्चों आपको ये नेमिंग समझ में आ रही है। मान लीजिए C डबल बॉन्ड C है और उसके बगल में कोई ग्रुप है जिसपे डॉट का निशान लगा हुआ है, तो इस तरह का हमने पहले भी डिस्कस किया था कार्बोकैटायंस में। इस तरह के ग्रुप को हम कहते हैं एलाइल ग्रुप और इसका नाम हमारा हो जाएगा एलाइल फ्री रेडिकल।
अलग अलग नाम जो है बच्चों इस तरह से हमने दे दिए फ्री रेडिकल को। डिपेंड करता है कि वो किस ग्रुप से जो है रेडिकल डॉट का निशान किस ग्रुप से अटैच है, उस ग्रुप के नाम के हिसाब से ही हमारे फ्री रेडिकल्स का नाम बच्चों पड़ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में जो हम मुक्त मूलक के गुण या कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, इनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या विशेषताएं हमें फ्री रेडिकल्स में देखने को मिलती हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है, इसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज भी कहलाती है क्योंकि इसमें विषम नंबर के इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। देखिए बच्चों एग्जाम्पल इसका एक ये है, सी के साथ में 3 H अटैच हैं और इसके ऊपर डॉट का निशान है, मैथिल फ्री रेडिकल है। जब इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे हम देखेंगे कि इस कार्बन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब 7 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन हमें पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और हर स्पीशीज जो है वो चाहती है कि वो अपना ऑक्टेट पूरा कर ले, तो वो इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करती है। इसको हम मैथिल फ्री रेडिकल या एल्काइल ग्रुप अगर कहते हैं तो ये एल्काइल फ्री रेडिकल इसका नाम हो जाएगा। तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है, ये विषम संख्या के इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाते हैं। अब बच्चों एक बात जो है इसको देखने पे हमें दिमाग में जो आती है, अब जो इलेक्ट्रॉन हमें इस मैथिल ग्रुप पे एल्काइल फ्री रेडिकल के ऊपर दिखाई दे रहा है पड़ा हुआ, ये इलेक्ट्रॉन क्या ये दे देगा? अगर ये देता है तो एज अ ये न्यूक्लियोफाइल काम करता है और अगर ये लेता है तो एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करता है। तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा वो देखिए। अब क्योंकि जो CH3 था हमारा, उसके पास बच्चों इलेक्ट्रॉन कितने थे? 7 इलेक्ट्रॉन थे। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन और दे देगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6। इलेक्ट्रॉन की कमी हमारी बढ़ती जाएगी, इसकी अनस्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो बच्चों ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ले लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेता है और अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश करता है ऑक्टेट पूरा करके। तो बच्चों जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। तो ये जो हमारा मुक्त मूलक है, फ्री रेडिकल है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले लेगा अपना ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। तो ये बच्चों हमारी जो होती हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन लवर भी कहलाते हैं, या इलेक्ट्रोफाइल जो मैंने कहा था ये इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं क्योंकि इनके पास कमी होती है, शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे हम इसके कुछ और कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए बच्चों, इसका शेप कैसा होता है, इसका संकर्ण कैसा होता है। फ्री रेडिकल का शेप या संकर्ण कैसे होता है उसको पता करने के लिए हमें थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा। संकर्ण बच्चों क्या होता है, हम कैसे निकालते हैं? Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं। बात हम एग्जाम्पल की कर रहे थे हमारे, जिसमें 3 हाइड्रोजन लगे हुए थे और एक लगा हुआ था बच्चों इसके ऊपर डॉट। क्योंकि ये सिंगल डॉट है, इसका मतलब ये एक ही इलेक्ट्रॉन है, पेयर नहीं है इलेक्ट्रॉन का। तो इसके हम Z कैसे काउंट करेंगे? सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो गए 3 इसमें और लोन पेयर नहीं है, इसको हम कह सकते हैं आधा लोन पेयर है, तो 0.5 लोन पेयर हो गया ये। तो हमारा आंसर आ गया Z का 3.5। जब हमारा Z की वैल्यू 2 आती है तो हम उसको sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जब Z की वैल्यू 3 आती है तो उसको हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। Z की वैल्यू 4 आती है तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp3 होता है। इस तरह से Z की वैल्यू के बिहाफ पे जो है हाइब्रिडाइजेशन हम निकाल सकते हैं। बच्चों मैंने हाइब्रिडाइजेशन निकालने का वीडियो जो अपलोड किया हुआ है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं उसको। अब यहाँ जो थी हमारी मैथिल रेडिकल या एल्काइल रेडिकल फ्री रेडिकल जो था, उसमें जो है Z की वैल्यू हमारी 3.5 आई है। इसका मतलब ये 3 और 4 के बीच में आई है। 3.5 जो है वो हमारे 3 और 4 के बीच में लाई करती है। तो इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp2 और sp3 के बीच में होगा, क्योंकि sp2 की वैल्यू 3 होती है Z की और sp3 जो होता है उसकी वैल्यू Z की 4 होता है। लेकिन हमारी वैल्यू जो आई है बच्चों 3.5 है। तो अब 3.5 का तो कोई हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है, तो हम इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा मानेंगे? इस समय बच्चों हमें 2 केस देखने को मिलते हैं, हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर एल्काइल फ्री रेडिकल है हमारे पास में, मैथिल फ्री रेडिकल, एथिल फ्री रेडिकल, कहने का मतलब है जब कार्बन से हाइड्रोजन अटैच हो। बच्चों ध्यान से सुनेंगे, जब हमें एल्काइल फ्री रेडिकल देखने को मिलता है जैसे CH3 C2H5 ऊपर एक डॉट लगा हुआ है फ्री रेडिकल के फॉर्म में, जहां कार्बन के साथ में हाइड्रोजन अटैच हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा नहीं होती है, दोनों की बराबर ही होती है। जब ऐसा केस हो तब हम इसका हाइब्रिडाइजेशन बच्चों sp2 लिखेंगे।
और जो शेप हमारा होगा वो प्लेनर होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर। लेकिन मान लीजिए हमारे पास ऐसे फ्री रेडिकल्स हैं जिसके अंदर कार्बन के साथ में कोई ऐसा एलिमेंट लगा हुआ है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, जैसे हमारा CBr3, CCl3। उस समय जो है हम हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3 लिखेंगे, sp2 नहीं लिखेंगे। ऐसा बच्चों क्यों होता है वो देखिए। ये हमारा जो है मैथिल फ्री रेडिकल है, एक p ऑर्बिटल है जिसके अंदर हमारा जो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। अब बच्चों देखिए इसमें होता क्या है। ये तीनों ऑर्बिटल जो है हमारे एक प्लेन में लाई करते हैं, इसलिए मैंने ट्रायंगुलर प्लेनर बोला है इसकी ज्योमेट्री को। ये वाला ऑर्बिटल जो है p ऑर्बिटल है जो अबाउ द प्लेन, प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे है। जब यहाँ पर H थे हमारे, H जो थे वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं थे, तो हमारा जो स्ट्रक्चर था वो हमने ट्रायंगुलर प्लेनर हमें मिला था। ये देखिए बच्चों, जो यहाँ Cl3 जुड़ता है कार्बन से तब होता क्या है। ये हमारा p ऑर्बिटल है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। ये हमारे प्लेनर वाले लोब्स हैं जो सिंगल प्लेन में हैं। जब बच्चों यहाँ Cl3 जुड़ जाता है तब देखिए बच्चों होता क्या है, यहाँ पे Cl आ गया हमारा। Cl जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसके ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है इस सिंगल इलेक्ट्रॉन से रिपेल होंगे, क्योंकि ये तीनों ऑर्बिटल ये वाला और सेम प्लेन में है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है तीनों ऑर्बिटल्स जो सेम प्लेन में है उनके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो जो हमारा स्ट्रक्चर है वो इस तरह से बन जाएगा। ये तीनों लोब्स हैं हमारे इस तरह से पिरामिड के फॉर्म में हो जाएंगे रिपल्शन के कारण, दो बगल में और एक सामने, और हमारा इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा पिरामिडल। तो बच्चों आपको समझ में आ गया कि अगर यहाँ H लगा होगा तो हमें स्ट्रक्चर लिखना है ट्रायंगुलर प्लेनर, लेकिन अगर Cl3 लगा हुआ है तो ये sp3 की तरफ थोड़ा टेंड होने लगेगा, ये झुकने लगेगा। sp3 हमारा टेट्राहेड्रल होता है बच्चों, ये टेट्राहेड्रल नहीं बनेगा, ये हमारा पिरामिडल बन जाएगा। तो जब भी हमसे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, संकरण के बारे में या शेप के बारे में पूछते हैं तो हम कह सकते हैं कि एल्काइल रेडिकल जो है वो ट्रायंगुलर प्लेनर होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका। और अगर CBr3, CCl3 देकर हमसे पूछ लिया गया है इसका हाइब्रिडाइजेशन और शेप, तो हम कहेंगे इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और इसका शेप जो है पिरामिडल होता है। तो जब एल्किल फ्री रेडिकल होगा तो हमेशा ही बच्चों sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमें लिखना पड़ेगा। तो बच्चों हमने देख लिया कि जो शेप है वो Cl3 और Br3 के आने पर किस प्रकार से चेंज होता है। जो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस सिंगल इलेक्ट्रॉन से रिपेल होंगे और जो शेप हमारा पिरामिडल बन जाएगा। तो बच्चों हमें जो ध्यान रखना वो देखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कि नहीं कार्बन से अटैच, उसके हिसाब से ही हमारा हाइब्रिडाइजेशन और शेप जो है वो चेंज करेगा। इसके बच्चों हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, इनके मैग्नेटिक नेचर के बारे में, चुंबकीय प्रकृति के बारे में देखते हैं। अभी हमने देखा था कि मैथिल रेडिकल जो था उसके पास में एक इलेक्ट्रॉन जो सिंगल था। हम स्टार्टिंग से 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो पैरामैग्नेटिक कहलाएगा, अणु चुंबकीय कहलाएगा। जैसे इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा या फिर डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है हमारा अनपेयर्ड है, इसलिए पैरामैग्नेटिक है। अब इसकी रिएक्टिविटी देखते हैं बच्चों। क्योंकि शॉर्ट लिव्ड होते हैं, 10⁻⁻⁶ सेकेंड्स के लिए फॉर्म होते हैं, शॉर्ट लिव्ड है, इसलिए जैसे ही बनते हैं ये डायरेक्टली जो है ट्रांसफॉर्म होकर प्रोडक्ट में फॉर्मेशन कर लेते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इनसे हो जाता है। ये जनरली जो होते हैं बच्चों अनस्टेबल होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। स्टार्टिंग में वीडियो के मैंने आपको बताया था ये कि हाईली रिएक्टिव स्पीशीज है। एज सुन एज ये फॉर्म होती है ये कन्वर्ट हो जाती है प्रोडक्ट में डिकम्पोज होकर, क्योंकि इनका टाइम पीरियड जो होता है एग्जिस्टेंस का 10⁻⁻⁶ सेकेंड्स के ही बराबर होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए इसके। कभी कभी क्या होता है बच्चों, दो मुक्त मूलक जो है आपस में कंबाइन करके, फ्री रेडिकल्स जो है आपस में कंबाइन करके एक न्यूट्रल स्पीसीज का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे Cl, दो फ्री रेडिकल्स हैं, इन्होंने Cl2 बना दिया। H फ्री रेडिकल दूसरे H फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करके H2 बनाने की कैपेसिटी ये रखते हैं। तो दो फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो जनरली आपस में कंबाइन करके न्यूट्रल स्पीशीज बना लेते हैं। एक एग्जांपल और है इसका, मैथिल फ्री रेडिकल है। तो मैथिल रेडिकल जो है आपस में कंबाइन करके C2H6 का फॉर्मेशन कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि न्यूट्रल स्पीशीज जो है वो फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करके एक फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करती है। कैसे बच्चों, जहां हमने क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन देखा है या मीथेन का रिएक्शन देखा है सनलाइट की प्रेजेंस में,
वहाँ हमें देखने को मिलता है H फ्री रेडिकल यहाँ निकल जाएगा और CH3Cl बन जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसके, कभी कभी क्या होता है एक बड़ा फ्री रेडिकल जो होता है CH3COO फ्री रेडिकल है, ये अपने अंदर से एक मॉलिक्यूल को निकाल देता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल को, और एक मोर स्टेबल फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखिए, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है और अंदर से CO2 का मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो बच्चों हम कह सकते हैं जो फ्री रेडिकल है जो अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल फ्री रेडिकल था इस CH3 रेडिकल के कंपैरिजन में, तो इसने CH3 रेडिकल का फॉर्मेशन कर दिया और एक मॉलिक्यूल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल दिया। हमें पता है कि फ्री रेडिकल जो है होमोलिसिस जब होता है उसके रिजल्ट में बनते हैं, जैसे RR है, इसका हमने होमोलिटिक समांश बंध विदलन करवाया तो हमें 2 जो है एल्किल रेडिकल मिल जाते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जिनमें ये फ्री रेडिकल बनते हैं, वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं इसको हम याद कर सकते हैं। HELPR के फॉर्म में, अगर हमें किसी फॉर्म में एनर्जी दी जाए, जैसे हीट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, ये तीनों जो है हमारे बच्चों फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अगर जो रिएक्शन हो रहा है उसे इन तीनों फॉर्म की एनर्जी दी जाए या पेरोक्साइड केमिकल के प्रेजेंस में कोई रिएक्शन कराया जाए, ये जैसे हमने भी देखा था कि एक और रेडिकल है, पीछे वाली स्लाइड में मैंने मीथेन का रिएक्शन कराया था क्लोरीन रेडिकल के साथ, फ्री रेडिकल के साथ में, तो हमारा CH3Cl बन गया था और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल हमारा फॉर्म हुआ था। या फिर किसी रेडिकल की प्रेजेंस हो तो हमें जो है फ्री रेडिकल देखने को मिलते हैं। हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड और रेडिकल की प्रेजेंस में ही किसी भी बॉन्ड का होमोलिटिक फिजन होता है, समांश बंध विदलन होता है और 2 फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। हीट एनर्जी जो है मिनिमम जो हमें चाहिए 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिक्वायर्ड होती है। जब इतनी एनर्जी हम इस देंगे तो ये बॉन्ड जो है हमारा R और R के बीच में ये टूट जाएगा। ये सारी कंडीशंस हमें बच्चों कहाँ देखने को मिलती हैं, जो बीच में एरो लगा हुआ होता है, ये वाला एरो जो है रिएक्शन के बीच में लगा होता है, इस एरो के ऊपर और नीचे जो हमें कंडीशंस देखने को मिलती हैं, अगर इन 5 कंडीशंस में कोई भी कंडीशन इस एरो के ऊपर या नीचे लिखी हुई है तो हम आंख बंद करके कह सकते हैं कि जो बॉन्ड है टूट रहा है उसका होमोलिटिक फिजन ही होगा और फ्री रेडिकल्स का ही फॉर्मेशन होगा। जो लाइट है बच्चों ये हमारे यूवी के फॉर्म में भी हो सकती है, विजिबल लाइट के फॉर्म में भी हो सकती है, दृश्य स्पेक्ट्रम वाली लाइट। पेरोक्साइड को हम इस तरह से लिखते हैं, 2 O हमें दिखाई देंगे। और मैंने हीट का आपको बता ही दिया कि हीट जो मिनिमम चाहिए होती है होमोलिटिक फिजन के लिए, होमोलिसिस के लिए, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज के लिए, वो 500 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। आगे देखिए बच्चों, हमें फ्री रेडिकल्स जो हैं कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, कौन कौन सी रिएक्शंस जो हमने अभी तक पढ़ी हैं उनके अंदर हमने फ्री रेडिकल देखा है। वुड्स रिएक्शन जो है वहाँ हमें देखने को मिलता है। कॉल्ब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड जो होता है, इलेक्ट्रोलिसिस जो होता है, वहाँ भी ये देखने को मिलता है हमें। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में हमें देखने को मिलता है। जितने भी प्रकार के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं एल्कीन के, वहाँ भी ये देखने को मिलता है। सब्स्टिट्यूशन विस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं बच्चों, या फिर मीथेन का क्लोरीनेशन जो होता है वहाँ भी ये देखने को मिलता है। अब बच्चों आगे की स्लाइड में हम स्टेबिलिटी जो है फ्री रेडिकल्स की वो देखेंगे। तो बच्चों अब हम बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स की, कौन सा फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा और कौन सा फ्री रेडिकल कम स्टेबल होगा। जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं फ्री रेडिकल्स की, जो हमें इफेक्ट देखने को मिलते हैं जिसको हम प्रायोरिटी देंगे बच्चों, इफेक्ट देख लीजिए कौन कौन से इफेक्ट्स हैं जिनको हम पहले कंसिडर करेंगे, कौन सा सेकंड नंबर पे आएगा और कौन सा जो है थर्ड नंबर पे आएगा। पहला प्रायोरिटी वाला इफेक्ट जो होगा हमारा रेजोनेंस होगा, उसके बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन अति संयुग्मन, और थर्ड नंबर पे हमारा इंडक्टिव इफेक्ट जो है प्रेरणिक प्रभाव। अगर हमें कंपेयर करने के लिए दिए हुए हैं 3 फ्री रेडिकल्स और उनकी हमें स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, तो इन 3 क्राइटेरिया के बिहाफ पे हम उनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे। जिसमें रेजोनेंस देखने को मिलेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, सेकंड नंबर पे हाइपर कॉन्जुगेशन वाला होगा, थर्ड नंबर पे बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट वाला होगा। एग्जाम्पल देखिए नीचे, ये जो हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है नीचे, फर्स्ट वाला जो है 3 डिग्री है, सेकंड वाला जो है हमारा 2 डिग्री है, ये हमारा 1 डिग्री है, और ये लास्ट वाला भी हमारा 1 डिग्री है। अब बच्चों हम यहाँ देखेंगे जो फर्स्ट वाला केस है हमारा, इसमें 3 CH3 लगे हुए हैं, तीनों CH3 जो है प्लस आई इफेक्ट दिखाएंगे। बच्चों ध्यान से सुनेंगे हम किस तरह से फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी जो है डिसाइड करते हैं। तो फर्स्ट वाला कंपाउंड जो है हमें इसमें प्लस आई इफेक्ट देखने को मिला है। दूसरा जो है हमने देखा कि कार्बन जो है ये वाला, इससे अटैच ये वाला कार्बन हमारा अल्फा कार्बन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है 9 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है,
तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन भी होगा, अति संयुग्मन भी हमें देखने को मिलेगा। सेकंड वाले केस में हमारे पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, थर्ड वाले में 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन जो है हमें फर्स्ट वाले में, फिर सेकंड वाले में, फिर थर्ड वाले में। तो जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे हमारे, इतने ज़्यादा हमारे अति संयुग्मित स्ट्रक्चर बनेंगे, उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल होगा। तो फर्स्ट वाला हमारा ये स्टेबल होगा, सेकंड वाला हमारा ये स्टेबल होगा। मैं बात कर रही हूँ हाइपर कॉन्जुगेशन के बिहाफ पर। सेकंड जो है, अगर हम इसको इंडक्टिव अफेक्ट प्रेरणिक प्रभाव के हिसाब से देखेंगे कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, तब भी हमारा जो सीरीज़ है यही निकलेगी। बच्चों पहले हम इसको नेमिंग कर लेते हैं। ये ए है हमारा, ये बी है हमारा, और ये हमारा सी है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से जो है हमारा ए ज़्यादा स्टेबल है, फिर हमारा बी है, और फिर हमारा सी है। अब हम देखते हैं कि इंडक्टिव अफेक्ट प्रेरणिक प्रभाव के हिसाब से हमारा कौन सा ऑर्डर आएगा इन तीनों फ्री रेडिकल्स के स्टेबिलिटी का। फर्स्ट वाला जो केस है इसमें 3CH3 हमें दिखाई दे रहे हैं। तीनों CH3 जो है प्लस आई इफेक्ट दिखाएंगे। ये इस कार्बन पे जिस पे डॉट लगा हुआ है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे। कार्बन के ऊपर डॉट था तो हमने कहा था कि एक इलेक्ट्रोफाइल है, इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे 3 CH3 है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट जो है वो काफ़ी हद तक पूरी हो जाएगी। तो ए वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से। सेकेंड नंबर पर जो है 2 CH3 हैं, वो भी इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे डॉट वाले कार्बन की तरफ, ये हमारा सेकंड नंबर पे स्टेबल हो जाएगा। थर्ड वाले में जो है एक ही CH3 है, वो भी इलेक्ट्रॉन पुश करेगा जिस कार्बन पे डॉट लगी हुई है उसकी तरफ, तो वो हमारा थर्ड नंबर पे स्टेबल हो जाएगा। फोर्थ वाला केस जो है हमारा, डी नंबरिंग है इसकी, वो हमारा लास्ट में आ जाएगा। तो हमने देखा कि हाइपर कॉन्जुगेशन अति संयुग्मन के हिसाब से और इंडक्टिव अफेक्ट प्रेरणिक प्रभाव के हिसाब से हमारा ऑर्डर जो है चारों फ्री रेडिकल्स का सेम है। कुछ और एग्जाम्पल्स बच्चों हम कर लेते हैं। ये एग्जाम्पल देखिए बच्चों, इसमें डॉट लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड है, उसके बाद में यहाँ डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ये जो कंडीशन है डॉट, सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड वाला जो है हमारा, ये हमारा रेजोनेंस के लिए बेस्ट कंडीशन है। तो यहाँ हमें रेजोनेंस देखने को मिलेगा और इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो डॉट यहाँ आ जाएगा, तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें यहाँ देखने को मिलेंगे, 2 अनुनादी संरचनाएं हमें देखने को मिलेंगी। फ्री रेडिकल जो है वो भी रेजोनेंस करते हैं बच्चों, आप रेजोनेंस का वीडियो जाके देख सकते हैं। यहाँ पे जो बच्चों आपको देखने को मिलेगा, ये हमारा जो है अल्फा कार्बन है, इससे 3 जो है अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो हमें यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन अति संयुग्मन देखने को मिलेगा। और जो लास्ट वाला केस है इसमें कोई इफेक्ट नहीं है। मैंने आपको अभी भी सीरीज बताई थी कि फर्स्ट नंबर पे हम प्रायोरिटी देंगे रेजोनेंस को, सेकंड नंबर पे हाइपर कॉन्जुगेशन को, और थर्ड नंबर को पे हम देंगे इंडक्टिव इफेक्ट को। रेजोनेंस हमारा ए में है, हाइपर कॉन्जुगेशन बी में है, और सी में हमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, इसको हम लास्ट में रख देंगे। एग्जाम्पल और देखिए बच्चों, जैसे जैसे आप एग्जाम्पल करोगे आपकी प्रैक्टिस जो है अच्छी हो जाएगी और आपके फ्री रेडिकल्स के सारे डाउट जो हैं सॉल्व हो जाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है उनमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगले एग्जाम्पल में जो दिया हुआ है ये एलाइल फ्री रेडिकल है और सेकंड वाला जो है हमारा बेंजाइलिक फ्री रेडिकल है। यहाँ पर भी बच्चों रेजोनेंस के लिए जो कंडीशन है, क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, डॉट, सिग्मा और पाई बॉन्ड। यहाँ पर भी पाई, सिग्मा और डॉट दोनों में रेजोनेंस है, यहाँ भी रेजोनेंस है। और बच्चों इस फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में भी रेजोनेंस है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। इस तरह के एग्जाम्पल्स बच्चों बहुत देखने को मिलते हैं। तो इसका आंसर जो है हम किस बिहाफ पे देंगे, ये देखिए, ये डबल बॉन्ड जो है बच्चों यहाँ चला जाएगा, जैसे यहाँ जाएगा हमारा डॉट यहाँ आ जाएगा, तो हमें यहाँ पे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। यहाँ देखिए बच्चों, हमारा ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ जाएगा तो यहाँ डॉट आ जाएगी एक बार, ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ जाएगा तो यहाँ डॉट आ जाएगी, और उसके बाद यहाँ डॉट आ जाएगी। तो इस केस में जो है रेजोनेंस दोनों ही केस में हो रहा था, लेकिन यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है ज़्यादा है और उसमें पहले वाले में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है कम थे। यहाँ 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने थे, जबकि बेंजाइलिक जो है फ्री रेडिकल, इसमें हमें 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे बच्चों उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो बच्चों एक स्टेबिलिटी सीरीज जो मैं आपको बता रही हूँ, सबसे स्टेबल कौन सा है उसके बाद में कौन सा आएगा, अगर सीरीज आप याद कर लेंगे तो फ्री रेडिकल से रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल आपको करने में बच्चों दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए सीरीज है हमारे, यहाँ 3 लिख लीजिएगा। 3 बेंजाइलिक ग्रुप हैं, यहाँ 2 बेंजाइलिक ग्रुप है रेडिकल में, इसमें 1 बेंजाइलिक ग्रुप है इस फ्री रेडिकल में। यहाँ पे जो एलाइलिक आ गया ये हमारा, इसमें 3 मैथिल ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पे 2 मैथिल ग्रुप लगे हुए हैं और यहाँ पे 1 ही मैथिल ग्रुप है।
ये हमारी सीरीज़ है जो स्टेबिलिटी की है फ्री रेडिकल्स में। इसको आप याद कर लेंगे तो आपको कौन सा फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है, उसको डिसाइड करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये हमारा 3 डिग्री कार्बन है, ये हमारा 2 डिग्री कार्बन है। फर्स्ट वाले की बात करते हैं बच्चों। डॉट लगा हुआ है, 3 जो है इस पे बेंजीन रिंग जुड़ी हुई हैं, एक ये हो गई, 2 सेकेंड वाले में सिर्फ 2 बेंजीन की रिंग जुड़ी हुई है हमारे। इस तरह से बच्चों बॉन्ड बना लेंगे हम। इसमें जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है ज़्यादा बनेंगे। ये बॉन्ड जो है यहाँ पे आएगा, डॉट यहाँ आ जाएगा, फिर ये बॉन्ड यहाँ आएगा, फिर ये बॉन्ड जो है यहाँ आएगा। तो डॉट जो है हमें इस तरह से मूव करती हुई दिखाई देंगी। 3 बार जो है इसमें डॉट मूव करेगा, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें यहाँ मिलेंगे, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हमें यहाँ मिलेंगे। तो बच्चों जितनी भी रिंग यहाँ अटैच होंगी बेंजीन की रिंग, उसके हिसाब से जो है 3-3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो जाएंगे। और एक ये बना हुआ है, इसमें 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। सेकेंड वाला जो हमारा होगा इसमें 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें मिलेंगे देखने के लिए। और जो थर्ड वाला था हमारा, उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है हमारे कम मिलेंगे, सिर्फ 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक बेंजीन रिंग ही जो है हमारे फ्री रेडिकल वाले कार्बन से जुड़ी हुई है। ये बॉन्ड यहाँ आएगा, ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो डॉट यहाँ आ जाएगी, ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा तो डॉट यहाँ आ जाएगी। इस तरह से डॉट हमें मूव करती हुई सर्किल में दिखाई देगी। 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं ये। जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा स्टेबल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर मैंने लिखा है उसमें स्टेबल सबसे ज़्यादा कौन है। आगे चलिए, अब यहाँ जो है जो 4th नंबर पे लिखा हुआ है, इसमें जो बॉन्ड जब यहाँ ट्रांसफर होगा तो डॉट यहाँ आ जाएगी। इसमें हमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। अगला वाला देखिए बच्चों, अगर आपने मेरा कार्बोकैटायन वाला लेक्चर देखा है तो वहाँ आपने देखा होगा कि जो ये लिखा हुआ है मैंने, ये वाली स्पीशीज़ जो है इससे भी ज़्यादा स्टेबल थी। इससे पहले जो है यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही थी कार्बोकैटायन में। तो ऐसा क्यों हुआ था? CH3 3 लगे हुए हैं तो इनका प्लस आई इफेक्ट भी था और हाइपर कॉन्जुगेशन भी था। जो कार्बोकैटायंस जो होते हैं उसमें प्लस आई इफेक्ट, इस वाले कंपाउंड का प्लस आई इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जो है बच्चों, अगर ये कार्बोकैटायन है, ये तो फ्री रेडिकल है, यहाँ पे मैं कार्बोकैटायन की बात कर रही हूँ। कार्बोकैटायन में ये वाली जो चीज़ थी हमारी, ये हम यहाँ पे लिख रहे थे इस जगह पे। आप चाहे तो मेरे कार्बोकैटायन वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं क्यों लिख रहे थे वो देखिए। इस वाली स्पीशीज़ में प्लस आई इफेक्ट है 3 CH3 के कारण, हाइपर कॉन्जुगेशन भी है क्योंकि यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। जबकि इस वाले में जो था हमारा सिर्फ रेजोनेंस प्रेजेंट था। कार्बोकैटायन में हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो डोमिनेट करता है, क्योंकि 2 इफेक्ट यहाँ पर है और इस वाले कंपाउंड में सिर्फ एक ही इफेक्ट था कार्बोकैटायन के केस में, रेजोनेंस। तो ये 2 इफेक्ट जो है इस कंपाउंड के रेजोनेंस वाले इफेक्ट पे डोमिनेट कर रहे थे। इसलिए कार्बोकैटायन के केस में हमने इस 3CH3 वाले कार्बोकैटायन को बेंजाइलिक वाले कार्बोकैटायन से पहले लिखा था। लेकिन जब हम बात करते हैं बच्चों फ्री रेडिकल की, उस समय देखिए मैंने बेंजाइलिक वाले फ्री रेडिकल को सामने लिखा हुआ है और इसको जो है आगे जाके लिखा है। जब फ्री रेडिकल की बात आती है उस समय प्लस आई इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो इतना अधिक डोमिनेट नहीं करता है जितना कि रेजोनेंस करता है। फ्री रेडिकल में रेजोनेंस को हम मेन मानेंगे क्योंकि ये सिंगल है, और प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेशन जो डबल हैं, 2 हैं, लेकिन फिर भी जो है फ्री रेडिकल में डोमिनेट नहीं करेंगे। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। कार्बोकैटायन के केस में इन दोनों की जगह जो हम इंटरचेंज कर देंगे और फ्री रेडिकल में जो है हमारा बेंजाइलिक फ्री रेडिकल ही सामने आएगा। ये देखिए, इसको इस तरह से लिखेंगे हम। इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है और इसके अंदर 3 इंडक्टिव इफेक्ट हमको देखने को मिल रहे हैं। बच्चों मैं इसकी बात कर रही हूँ। इसमें प्लस आई इफेक्ट भी है और 9 अल्फा हाइड्रोजन होने के कारण इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, क्योंकि कार्बन के ऊपर एक डॉट लगी हुई है। इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। यहाँ 3 देने वाले इलेक्ट्रॉन देने वाले 3 स्पीशीज़ यहाँ लगी हुई हैं जो इसको स्टेबल बना देंगी। तो जब फ्री रेडिकल की बात होती है बच्चों तब इसको यहाँ लिखेंगे सीरीज़ में, और जब कार्बोकैटायन की बात होती है तो ये जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा इस बेंजाइलिक कार्बोकैटायन से पहले। हम एक क्राइटेरिया के बिहाफ पे जो है स्टेबिलिटी डिसाइड नहीं कर सकते हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन हमें देखनी पड़ती है, बॉन्ड ऑर्डर हमें देखना पड़ता है, लेकिन हमें यही ऑर्डर याद रखना है। एग्जाम में कभी आता है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, तो इसी ऑर्डर को हमें फॉलो करना है। बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स हम और देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे, इसको हम A लिख लेते हैं, इसको B लिख लेते हैं बच्चों, और इसको हम लिख लेते हैं C। ये कार्बन यहाँ है, ये 2 डिग्री कार्बन है या 2 डिग्री फ्री रेडिकल अब कह सकते हैं। ये हमारा जो है 3 डिग्री फ्री रेडिकल है सेकंड वाला, और थर्ड वाला जो है हमारा वो भी 2 डिग्री फ्री रेडिकल है। लेकिन यहाँ देखिए बच्चों,
यहाँ पे देखिए बच्चों, रेजोनेंस की स्ट्रक्चर जो है, रेजोनेंस वाली कंडीशन यहाँ डोमिनेट कर रही है। यहाँ डॉट है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, फिर पाई बॉन्ड है। वही चीज़ हमें यहाँ देखने को मिलेगी बच्चों। यहाँ पे डॉट लगी हुई है, ये डॉट है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, फिर पाई बॉन्ड है। इन दोनों में हमें रेजोनेंस देखने को मिलेगा, जो फर्स्ट वाले केस में नहीं है। फर्स्ट वाले केस में रेजोनेंस नहीं है, तो हम लिख देंगे नो रेजोनेंस। अब रेजोनेंस के बिहाफ पे बच्चों इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर हम डिसाइड करेंगे। 3 डिग्री है और रेजोनेंस है, जो ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए बी को हम पहले लिखेंगे। इट इज़ मोर स्टेबल बिकॉज इट इज़ 3 डिग्री कार्बन और रेजोनेंस भी है साथ में। सी वाला जो है 2 डिग्री कार्बन है और रेजोनेंस है, और फर्स्ट वाले में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ए वाले को हम सबसे लास्ट में लिखेंगे, उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। एक एग्जाम्पल जो हमने लिखा हुआ है वो देखिए ध्यान से। इसको मैं ए दे देती हूँ नाम, ये हमारा बी हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा बच्चों सी। अब यहाँ देखिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम कैसे डिसाइड करेंगे। यहाँ पे जो कंडीशन है ये रेजोनेंस के लिए, ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा तो डॉट हमारी यहाँ आ जाएगी, तो यहाँ रेजोनेंस होगा और 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेंगे। 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर भी जो है डॉट सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, तो यहाँ रेजोनेंस भी होगा और ये कार्बन जो है हमारा 3 डिग्री है। अब यहाँ पे जो है ये हमारा अल्फा कार्बन हो गया, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन इसके लगे हुए हैं, तो यहाँ पर हमें हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा और साथ में जो है CH3 का हमें प्लस आई इफेक्ट भी यहाँ बच्चों देखने को मिलेगा। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर हम लगाते हैं। देखिए रेजोनेंस हमें 2 जगह देखने को मिल रहा है, एक 1 डिग्री रेजोनेंस है और ये 3 डिग्री रेजोनेंस है, तो बी सबसे स्टेबल हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा हमारा बच्चों, उसके बाद में सी हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए नेक्स्ट, इसमें हमने बेंजीन रिंग के साथ में जो है ग्रुप अटैच कर दिया है। कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इसकी नेमिंग कर देते हैं, ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा बच्चों, ये हमारा सी हो गया, ये हमारा डी हो गया। यहाँ देखिए डॉट सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड रेजोनेंस हो जाएगा यहाँ पे भी देखिए डॉट सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, यहाँ भी रेजोनेंस है। लेकिन जो NO2 यहाँ लगा हुआ है बच्चों, ये गड़बड़ करेगा। NO2 जो है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन निकालेगा और जैसे ही इस रिंग से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन निकालेगा और ये रिंग जो है CH2 से इलेक्ट्रॉन को खींचेगी, विड्रॉ करेगी। CH2 के पास में वैसे ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इसको अनस्टेबल बना देगा। एक क्राइटेरिया तो ये है। रेजोनेंस के कारण जो NO2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा उसको बच्चों हम -M इफेक्ट, माइनस मीजोमेरिक इफेक्ट हम कहते हैं। दूसरी जो है इसमें कंडीशन ये है कि यहाँ कार्बन लगा हुआ है और ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जो है बच्चों कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये -I इफेक्ट भी यहाँ दिखाएगा और इस रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। रिंग्स के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो CH2 से भी इलेक्ट्रॉन जो है रिंग में एंटर करेंगे, CH2 से इलेक्ट्रॉन रिंग्स में आ जाएंगे और CH2 पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। CH2 के पास तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन कम है, और अधिक कमी होगी तो उसको और अधिक अनस्टेबल ये बना देगा। तो सेकंड वाला जो है हमारा वो NO2 के लगने के कारण अनस्टेबल हो जाएगा। अब थर्ड वाला देखिए, यहाँ CH3 अटैच है, सिग्मा बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये जो है हमारा अल्फा कार्बन हो गया, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 3 हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा 3 अल्फा हाइड्रोजन के कारण, तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा हमारा। और दूसरा जो है हमारा, ये देखिए ऊपर बच्चों, यहाँ एक डॉट लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो यहाँ रेजोनेंस भी हो जाएगा। ये देखिए डबल बॉन्ड है, एल्कीन के डबल वाले कार्बन जो है, एल्कीन के बगल वाला जो कार्बन है उस पर हाइड्रोजन है, जिसको मैं अल्फा हाइड्रोजन कह रही थी। हाइपर कॉन्जुगेशन इसको स्टेबल बना देगा। आपको बच्चों ध्यान होगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन में जो होता है, ये जो CH3 हमारा लगा हुआ है, इसका एक H निकल जाए, हाइड्रोजन जो है वो H+ के फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस रिंग में पुश करेगा। O के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ये रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा तो +M इफेक्ट दिखाएगा। रेजोनेंस के कारण ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए प्लस मिजोमेरिक इफेक्ट दिया है। इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो -M माइनस मिजोमेरिक इफेक्ट हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन रिंग में एंटर करेंगे वो CH2 के पास में पहुंचेंगे और ये स्टेबल हो जाएगा। अब यहाँ O जो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके कंपैरिजन में ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे -I इफेक्ट भी देखने को हमें मिलेगा। लेकिन जब -I और +M इफेक्ट एक साथ देखने को मिले तो -I इफेक्ट को हम कंसिडर नहीं करते हैं। अब जो स्टेबिलिटी जो है कैसी हो जाएगी बच्चों को देखिए, सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है हमारा, जो लास्ट वाला हमारा जो है मेसोमेरिक इफेक्ट जो है रेजोनेंस का ही पार्ट है बच्चों, ध्यान रखेंगे यहाँ पे। सबसे ज़्यादा स्टेबल जो हो जाएगा D, फिर हमारा हो जाएगा C, फिर A हो जाएगा हमारा,
फिर बी हो जाएगा, क्योंकि बी जो है हमारा अनस्टेबल है -m इफेक्ट और -I इफेक्ट के कारण। बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिल जाएंगे। थैंक यू बच्चों।